नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.सी. पुरोहित, दून विश्वविद्यालय देहरादून प्रबंध शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल तथा दून विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति व सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं महान शिक्षाविद प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक जी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर कर्नाटक। साथ ही हमारे बीच में सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद प्रोफेसर एस.पी. सती, जो वर्तमान में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरी परिसर में कार्यरत हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर सती साहब। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध सामाजिक विज्ञानी एवं इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में कई वर्षों तक पीटीआई और देश और दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया प्रतिष्ठानों में कार्य कर चुके प्रोफेसर हर्ष डोभाल वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर डोभाल, आपका आज की इस परिचर्चा में बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा हम सबको मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के पूरी देश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षाविदों के द्वारा विद्यार्थियों के बीच में और समाज के प्रतिनिधियों के बीच में कई दौर की चर्चाएं की गई। कई इसके बिंदुओं पर विशेष रूप से वार्तालाप और विमर्श एवं कई कार्यक्रम इस पर आयोजित किए गए। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है और जब हम आर्थिक विकास के मानदंडों पर चर्चा करते हैं तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के अंदर भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण सोपान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी महापुरुष के पीछे उनकी माँ के द्वारा घर में दी गई शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि माँ की शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है और तब हम एक महापुरुष को समाज के रूप में अपने बीच में पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब हम किसी बालक को शिक्षा देते हैं तो हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम एक बालिका को शिक्षा देते हैं तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा को लेकर के आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कई आयोगों का गठन किया गया। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था उसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तब से लेकर के उस कमीशन का गठन 1948 में यानी आज़ादी के तुरंत पश्चात कर दिया गया और डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में गठित समिति के बाद समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इससे पहले 1986 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो लगभग 3 दशकों से भी अधिक अंतराल के बाद आज देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन करके तैयार है। उसके क्या आयाम होंगे, उनका विद्यार्थियों के बीच में हमारी, जैसा हम सबको मालूम है कि भारतवर्ष की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या, चाइना के बाद हम दूसरे जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े राष्ट्र हैं। हमारे पास मानव संसाधन है। ऐसे में हमारी शिक्षा नीति किस प्रकार से राष्ट्र के विकास में, देश के आर्थिकी के विकास में अपना योगदान दे पाएगी। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर अजीत कर्नाटक साहब से निवेदन करूंगा कि वे नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर है, इस पर अपने विचार साझा करेंगे। हमारे भारतवासियों की आकांक्षा, ऊर्जा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जागृत करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति का जो एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका जो मुख्य वाहन है उसको हमारे श्री निशंक जी ने, जो हमारे रमेश निशंक पोखरियाल जी जो हैं, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। ये एक नई शिक्षा नीति पूरे देश में इसका बहुत स्वागत हुआ है और करीब, जैसा कि अभी पुरोहित जी ने बताया कि 3.5 दशक बाद हम उस शिक्षा नीति से बाहर निकल रहे हैं जो हम वर्षों से जिस पर हम चल रहे थे, जिसमें कि कई खामियां थी।
जैसे कि इस शिक्षा नीति में जो विशेष बातें ये हुई हैं, वो सबसे पहले ये हुई हैं कि हम लोग 2030 तक कोई भी बच्चा हमारा ऐसा न बचे जिसका नामांकन न हो। दूसरा, जो हम लोगों ने हम लोगों के मस्तिष्क में एक बात आती है कि एक भारी बस्ता लेकर के एक स्कूल में बच्चा जाता है, तो उस बस्ते का भार कम करने की बात भी उठी है। मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में और स्थानीय भाषा में शिक्षण हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के ढांचे को बदला गया है और 5+3+3+4 का ढांचा बनाया गया है। इसमें बच्चों के विकास के लिए 5 से 6 वर्ष बाद ही बच्चों के लिए बाल वाटिका और अन्य व्यवस्था करके उनका जो मन है कि किस तरफ उनकी दक्षता है, उसको पहचानने की कोशिश की जाएगी, ताकि आगे भविष्य में फिर उसी तरह से उनको शिक्षा दी जा सके। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जो 4 वर्ष की डिग्री है, उसको इस तरह से नियोजित किया गया है कि अगर 1 वर्ष कोई अध्ययन करता है तो उस आदमी को सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष करता है तो उसे डिग्री मिलेगी, और अगर वो कुछ अन्य विषयों का भी ज्ञान लेता है और शोध के लिए आगे कोशिश करता है और 4 वर्ष, तो उसे 4 वर्ष की डिग्री करनी होगी। और अभी ये 4 वर्ष की डिग्री करने के बाद फिर वो शोध के कार्यक्रम में जाएगा। अभी ये है कि जो भी व्यक्ति 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक करके छोड़ देता है, तो उसको कोई भी डिग्री की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज बहुत अच्छी की गई है, जो कि महिलाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो ये है कि एक हमारे वहाँ एक क्रेडिट सिस्टम बना दिया है, उसके लिए क्रेडिट बैंक बना दिया गया है, और इस क्रेडिट बैंक में जो भी आप क्रेडिट्स करेंगे, जहां भी आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो उस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। और जैसे कोई महिला है, उसका विवाह हो जाता है और उसके बाद फिर वो कभी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, तो वो जो उसने पहले पूर्व में पढ़ा है, उसको दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्टेप इन्होंने उठाया है। इसके अलावा इसमें कई अन्य चीजें भी हैं, जैसे कि इसमें शोध के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई है और शिक्षण के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई है, और शिक्षण में भी सभी विषयों को, कला का जो छात्र है या छात्रा है, वो विज्ञान के विषय भी पढ़ सकता है, तो अपनी रुचि का विषय भी वो पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एक हर तरह से उपयोगी छात्र को समाज में हम लोग ला सकते हैं। इसके अलावा शोध के लिए एक अलग फंड बनाने के लिए बात हुई है, और टीचिंग के लिए, शिक्षा के लिए एक अलग फंडिंग एजेंसी बनाने की काम हुई है, और इसकी रेटिंग के लिए, इसके देखने के लिए कि भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक नियामक संस्था इसके लिए अलग से गठित की जा रही है। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन के लिए कई चीजें इस समय की जा रही हैं समाज में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक पूर्णतया समाज में परिवर्तन की दिशा में बढ़ता कदम है, और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा, इसमें कई वर्ष लगेंगे, और 2035 इसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक ये सारे कार्य हो जाएं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सारे विश्वविद्यालयों को अब धीमे धीमे एक एक करके हर स्तर पर कार्य करना होगा। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को समायोजित करना होगा, पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाना होगा कि वो 4 वर्षों तक किस तरीके से हमारे बच्चे, जो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, उस तरह से अपना उसका लाभ ले सके। तो मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, और बहुत समय से जो हमारे युवा हैं वो चाह रहे थे इस कदम के लिए, तो बहुत समय से बढ़ता हुआ कदम है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और देश की प्रगति में इसका मुझे लगता है कि एक बहुत अहम इसका प्रभाव
रहेगा। जी, बहुत ही विस्तार से आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। जैसा आपने जिक्र किया कि अब पूरा शिक्षण व्यवस्था विशेष तौर पर उच्च शिक्षा में 3 प्रकार के संस्थान सामने होंगे। एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पर रिसर्च को, शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा टीचिंग इंटेंसिव होंगी जहां पे शिक्षण कार्य होंगे। और तीसरा आपने जिक्र किया कि डिग्री अवार्डिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे। और कुल मिलाकर के देश में इस प्रकार की व्यवस्था सिर्फ अमेरिका और यूरोप के ही राष्ट्रों में अब तक देखने को मिलती थी। हिंदुस्तान में भी इस प्रकार के संस्थान होंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर एसपी सती साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ऐसे बदले माहौल में क्या आपको लगता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, और जैसा जिक्र किया कि 2035 तक जो हायर एजुकेशन का स्वरूप है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात है, उसके अंदर 4 तरह के रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज काम करेंगी, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए अलग होंगी, ग्रांट्स के लिए अलग होंगे, और उनकी ग्रेडिंग के लिए, एक्रेडिटेशन के लिए अलग होंगी, और रेगुलेटरी के लिए अलग होंगी। इस प्रकार से 4 उनके अंदर काउंसिल काम करेंगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या एआईसीटी जो अभी तक कार्यरत थी, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रेगुलेटरी प्लस इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका अंतिम जो हमारा विद्यार्थी है वहां तक इस पूरे प्रोसेस को पहुंचने को, और इसको आप किस रूप में देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हमारी उच्च शिक्षा वैश्विक स्तर की हो पाएगी इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? प्रोफेसर सती। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये वार्ता हो रही है और मुख्य जो सकारात्मक बिंदु है तो प्रोफेसर कर्नाटक साहब ने बहुत सारगर्भित तरीके से बातें रखी हैं। ये बात सच है कि ये जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा पॉलिसी जो नीति आई है, यह बहुत कम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़े विस्तार कैनवास के साथ है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन को एड्रेस किया गया है, इसमें हायर एजुकेशन को एड्रेस किया गया है, इसमें बीच के एजुकेशन को भी एड्रेस किया गया है। इसमें कई तरह की चीज़ों को जो अभी तक जिन चीज़ों का उत्तर नहीं था या लोग समस्याएं थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन कुछ बिंदु इसमें मौन हैं जो बहुत बड़े यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़े हैं। मसलन इस बात को एड्रेस किया गया है, इस बात को रेखांकित किया गया है कि बच्चों से पीठ का बोझ, बच्चों की बस्ती का बोझ कम हो। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी की बात है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी है कि इस बात को कहीं भी रेखांकित नहीं किया गया है कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हो रहा है, और अगर ये फेलियर हो रहा है तो इसके नब्ज टटोल के, इसके उद्धार के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी बातें इस शिक्षा पॉलिसी में नहीं दिखती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बहुत अच्छी कही गई है कि इसमें मातृभाषा में दर्जा 5 या दर्जा 8 तक मातृभाषा में संपूर्ण विषयों का ज्ञान मातृभाषा में दिया जाए। और इसमें लिखा, यहाँ तक इसमें लिखा तो ये भी गया है कि पब्लिक, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी और बहुत दुस्साहस भरी बात है। क्या पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी लॉबी, उनका चक्रव्यूह है, उसको भेदते हुए चाहे क्या ये एक समान शिक्षा का विस्तार जो लक्ष्य है, क्या ये प्राप्त किया जा सकता? मुझे नहीं लगता। ये लगभग असंभव बात है कि आप प्राइवेट का जो नेक्सस है प्राइवेट स्कूल्स का, उनको घुटनों के बल ले आए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि इसमें मातृभाषाओं पर जोर दिया गया है, और क्षेत्रीय भाषाओं पे जोर देने का मतलब क्षेत्रीय संस्कृतियों का संरक्षण भी है। संस्कृतियों के संरक्षण के लिए भाषाओं का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पिछले 70 साल में पूरे देश में अभी तक हम किसी भारतीय भाषा में एक ढंग का रिसर्च जर्नल हम लोग लॉन्च नहीं कर पाए हैं। स्तरीय सामग्री, पठन सामग्री के लिए अंग्रेजी का मुंह ताका जाता है। ये तमाम चीजें आपको, जब हम एक चीज को यहाँ पर एक बिंदु को रेखांकित करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी शाखाओं पे जाकर कई जगह पे करेक्शन करने पड़ते हैं। तो ये इतनी सारी दिशाओं में ये बात देखनी पड़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि ऑटोनॉमी की बात, कि संपूर्ण स्टेट्स में एक तो ये हो गया कि उच्च शिक्षा की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी, जैसे एआईसीटी है, जैसे एमसीआई
मेडिकल की अलग है, एजुकेशन की अलग है, हेल्थ की अलग है, जनरल शिक्षा की अलग है, एग्रीकल्चर शिक्षा की अलग है। इन रेगुलेटरी बॉडीज को अलग अलग इनकी जगह पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, समानता सब में आ जाएगी। और उसके अलावा ये भी कि स्टेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना के और सारे जितने भी कॉलेज हैं एफिलिएशन को डिस्करेज किया जाएगा। मतलब आज हम जैसे कोई कॉलेज है उसको गढ़वाल यूनिवर्सिटी से या श्रीदेव सुमन से एफिलिएशन लेना पड़ता है। 15 साल का लक्ष्य रखा गया है कि इस बीच सारे कॉलेजों को ऑटोनोमस वो खुद डिग्री दे सकेंगे, ऐसी समर्थता उनके लिए बनाई गई है। और ऑटोनॉमी की बात की गई है। क्या यह ऑटोनॉमी कहीं आर्थिक दिशा में ऑटोनॉमी का मतलब तो नहीं है? ये बात साइलेंट है। ऑटोनॉमी का मतलब अगर आर्थिक संपन्नता खुद वो आप अपने संसाधन विद्यालय विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खुद टटोलें, खुद देखें, तो उससे फीस बढ़ेगी, बेतहाशा बढ़ेगी। प्राइवेट की तरह अगर आप उनको भी ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि तुम अपने संसाधन खुद जुटाओ, अगर ये होगा तो ये वेलफेयर के लिए, ये सोशल वेलफेयर के लिए बहुत नकारात्मक पहलू होगा। इसको एड्रेस नहीं किया गया है। इसमें तीसरी बात, शिक्षा की सबसे शोचनीय स्थिति ये है, लगातार डाउनवर्ड स्तर हमारे देश में शिक्षा का जा रहा है और गवर्नमेंट शिक्षा का तो बिल्कुल जा रहा है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमको संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन हमको इस तरह से जुटाने होंगे कि गरीब से गरीब तबके वाला भी स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके लिए आपको जीडीपी का सकल जो घरेलू उत्पाद है उसका हिस्सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कि ताकि शिक्षा में अधिक इन्वेस्टमेंट हो, स्तरीय शिक्षा बनाई जा सके। ये चीजें बहुत ज्यादा एड्रेस इस शिक्षा नीति में नहीं करती हैं। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो विषयों को क्रिस्टलाइजेशन है कि विषयों पर बिल्कुल कड़क और बिल्कुल कि एक विषय में है तो वो दूसरे विषय में नहीं जा सकता है। यह विश्व में साबित हो चुका है कि यह परिपाटी फेल है। ऐसा नहीं, कोई भी विषय किसी भी विषय कोई भी विषय वाला दूसरे विषय में स्विच ओवर कर सकता है। ऐसी दशा में विषयों के बीच की डिफरेंसेस को, दीवार को ब्लर कर देना, उसको पारगम्य बना देना बहुत सुधरा हुआ कदम है, आगे बढ़ा हुआ कदम है और विश्व में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेज का, मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन का जो जमाना है उसको उत्प्रेरित करता है। अब 21वीं सदी के जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से उभर रहा है और कहते हैं कि 80 से 90% छात्र जब अपनी शिक्षा पूरी कर चुके होंगे तो ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जो उन्होंने शिक्षा के दौरान कभी नहीं देखा है, न पढ़ा है, न उसके बारे में सुना है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं कि आज मैं अगर एमए करता हूं या पीजी करता हूं, मैं जब मेरे लिए जो फील्ड उपलब्ध होंगे रोजगार के, कार्य के, वो ऐसा फील्ड होगा जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगातार अपने को अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक तो ये होता था कि हम शिक्षा तक अपने को अपडेट करते थे, उसके बाद कहीं फिक्स हो जाते थे और उसी में थोड़ा बहुत इंप्रूव करते थे। आपको फील्ड चेंज करने पड़ेंगे, फील्ड अपडेट करने पड़ेंगे। लगातार आपको, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्रों में या जैसे आप कॉलेजों में, संस्थानों में जब तक आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उसी मोटिवेशन के साथ आपको अब जीवन पर्यंत अपनी शिक्षा को डेवलप करना पड़ेगा। लोगों का ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरह का परिवर्तन आ रहा है। ये चीजें एड्रेस नहीं करती हैं। या तो इन चीजों का इसकी आहट लोगों ने पहचानी नहीं या जानबूझकर इसको अनदेखा किया गया है कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत तेजी से आज जिस चीज की मांग बहुत ज्यादा है शिक्षा में, जिस चीज की शिक्षण और प्रशिक्षण की मांग बहुत ज्यादा है, 5 साल बाद वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। उसके बाद इंटायरली दूसरा फील्ड आएगा। इन चीजों के लिए भी हम कॉलेज स्तर पर, शिक्षण संस्थानों के स्तर पर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करें कि फ्लेक्सिबिलिटी का बोध हमेशा बच्चे में बना रहे, शिक्षार्थी में बना रहे। ये कई चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी था। प्रोफेसर डोभाल साहब हमारे साथ हैं। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का कंसेप्ट है, किस प्रकार से समाज इसके लिए और हमारे शिक्षण संस्थान क्या इतने मजबूत हैं या उनकी तैयारी है, या हमारे समाज में इस प्रकार की परिपक्वता है कि हम स्ट्रीम को छोड़ करके मल्टी डिसिप्लिनरी मोड में जा पाएंगे? किस प्रकार से देखते हैं प्रोफेसर डोभाल साहब? देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी का जहाँ तक सवाल है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी ये तो ट्रेंड है ग्लोबली, और जाहिर सी बात है कि अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं तो ये भी नहीं है कि जो
एक खास डिसिप्लिन के लिए जो इंस्टीट्यूशन जाने जाते हैं उनकी एक तरह से एकदम पहचान खत्म कर दी जाए। मुझे लगता है इसमें और चिंतन की आगे ज़रूरत होगी। और मल्टी डिसिप्लिनरी द ट्रेंड, आगे ट्रेंड है, लेकिन देखना यह होगा कि बहुत आसान है बोलना मल्टी डिसिप्लिनरी पूरे देश में। अभी का आप शिक्षा का अभी की हालत आप देख लीजिए। सती जी ने प्राइमरी शिक्षा की बात की कि फेल क्यों, आप हायर एजुकेशन देख लीजिए। अभी एग्जिस्टिंग एक API सिस्टम है। मैं जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ का या BHU का या DU का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पिथौरागढ़ के लास्ट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस अध्यापक ने सेमिनार ने देखा, एवेन्यू नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल इंडिया हम बोलें लेकिन वहाँ नेटवर्क अगर काम नहीं कर रहा है, उसको आपको API के अंडर या अप्लाई करने के लिए बहुत इनइक्वल है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। उसी तरह से मल्टीडिसिप्लिनरिटी कुछ जगहों के लिए बहुत अच्छा लग सकता है पुरोहित साहब जो, लेकिन मुझे लगता है जब तक आप एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, बहुत बड़ा देश है, कुछ जाने माने इंस्टीट्यूट हैं, कुछ मिडिल रेंज के हैं, कुछ छोटे रेंज के हैं, छोटे शहरों में जैसे हमारा दून विश्वविद्यालय है, और ज़्यादातर जो कॉलेजेस आज तक के हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत चिंतन की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत विचार की ज़रूरत है और बहुत इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है कि इतना बड़ा जो पैराफिंडिया है कॉलेजेस का पूरे हिंदुस्तान में, इसको सबसे पहले आप एट पार कैसे लाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं छोटे कॉलेज से निकला हूँ, एक टिहरी के, और JNU तक पहुँचा हूँ, विदेश में भी मैंने पोस्ट डॉक किए, मैंने वो डिफरेंसेस देखे हैं। टिहरी का लोकल कॉलेज देखा है, DAV देखा है, JNU देखा और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम देखी है। तो ये जो इनइक्वालिटी है लेवल प्लेइंग फील्ड की, बहुत ज़्यादा है। आई होप दैट मल्टी डिसिप्लिनरी के चलते शायद इस तरह की जो असमानताएं हैं इसको एड्रेस किया जाए। एक अच्छी बात इसमें ये भी है, जो शोध और शिक्षण, कर्नाटक साहब ने हाईलाइट किया पॉइंट कि शोध और शिक्षण के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक एक ही मानक, एक ही यार्ड स्टिक से सबको देखा जा रहा था। और जैसे मैंने कि बोला कि फंड हो, बजट हो, प्रोजेक्ट हो, फैकल्टी हो, सब बड़े बड़े विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेजेस में तो बिल्डिंग्स नहीं होती, बहुत जगह क्लासेस, टीचर्स नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति, या अब तक पहली बात तो यह है कि नई शिक्षा नीति अब तक का एक क्रांतिकारी कदम है। मैं इस बात का एकदम समर्थन करता हूँ सबके साथ। एक रिव्यू की जरूरत थी बहुत समय से, एक्सेस की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं थी। एग्जिस्टिंग जो एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या क्वालिटेटिव जो गुणवत्ता है शिक्षा की, उस सब को रिव्यू करने की जरूरत बहुत साल से थी। एक बहुत लंबे समय बाद बहुत ही लॉन्ग अवेटेड रिव्यू इस शिक्षा नीति का हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज अब तक की आई हैं, सब कहीं ना कहीं टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। ये वाली जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, इसमें सरकार ने बजट बढ़ाने का प्रावधान दिया है। लेकिन अगर हम ये निजीकरण वाला, जो शिक्षा का निजीकरण को अगर हम नहीं रोकते, अगर सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती है, आपको आज का विश्लेषण करना होगा कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में, कितने कॉलेज में, कितने टीचर्स हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब तक सरकार डायरेक्टली शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं करती, जब तक आप, मतलब नई शिक्षा नीति का लाना और उसको प्राइवेट कर देना और फीस बढ़ा देना, करिकुलम बदलने का मतलब नेसेसरली ये नहीं है कि शिक्षा आपकी अच्छी हो गई या शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो गई, या शिक्षा को केवल जॉब से जोड़ देना कि 10+2 के बाद डिप्लोमा करने के बाद आप नौकरी कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा अच्छी हो गई। शिक्षा का मतलब जॉब से बियॉन्ड होता है। शिक्षा का मतलब जॉब भी है, करियर भी, लेकिन उसके आगे भी है। तो हमें आशा ये करनी चाहिए कि सरकार इंटरफेयर करे, इन्वेस्ट करे। अदरवाइज अभी जो प्राइवेट और पब्लिक का जो गैप है, जो आप सरकारी संस्थानों में देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, कि हमारे सारे अध्यापक जितने प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, सबके बच्चे, उनकी सैलरी 5 गुना है प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक से, लेकिन वो अपने बच्चे को 5 गुना सैलरी दे के वहाँ पढ़ा रहे हैं। ये हालत विश्वविद्यालय में भी कहीं कहीं हो सकती है, होने जा रही है, कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता दूसरे विश्वविद्यालय के बराबर नहीं है, हम वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो पैरिटी जब तक आप नहीं करते, जब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करती, जब तक सरकार इन्वेस्ट नहीं करती, जब तक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों पे परमानेंट फैकल्टी की जरूरत है साहब। पूरे देश में परमानेंट फैकल्टी आप नहीं चला सकते प्राइवेट। अगर आप नई शिक्षा नीति को एक कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक और जो गेस्ट टीचिंग फैकल्टी उस तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो पूरे होने वाले हैं। और दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट बात है, अभी पैंडेमिक ने हमको सिखाया कि ऑनलाइन एजुकेशन। आई ऑल्सो होप कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, या ऑनलाइन एजुकेशन की सफलता मानते हुए इस दौर में कहीं एक विकल्प न बन जाए
क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेस और टाइम, यूनिवर्सिटी एक प्रिविलेज स्पेस होता है, एक आई टू आई कॉन्टैक्ट है। हम लोगों ने क्लासरूम से बाहर उतना ही सीखा जितना क्लासरूम्स में सीखा यूनिवर्सिटीज में जाके। तो एनईपी इस बारे में मुझे लगता है कि जो मूक कोर्सेज और लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे इसको अगर आप विकल्प के तौर पर लेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के लिए कोई बहुत अच्छा कदम होगा। और बाकी वैसे बहुत सारे क्रांतिकारी कदम है, अच्छे पॉइंट्स हमने गिनाई दिए, बहुत क्रांतिकारी कदम इसमें लिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका इम्प्लीमेंटेशन का हमको वेट करना होगा। लंबी लड़ाई, हमारे कर्नाटक साहब वीसी साहब ने बताया, लंबा समय चलेगा इम्प्लीमेंटेशन और समय समय पे रिव्यू की। लेकिन सरकार का इसके सेंटर में रहना, इन्वेस्ट करना, बजट देना और अध्यापक और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर भरोसा न करके खुद उसमें सरकार का होना, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो हमारे बीच में प्रोफेसर कर्नाटक साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को अब तक किए गए प्रयास जितने मैंने जिक्र किए और आपको भी मालूम है, और इस नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किस प्रकार से क्वालिटी को लेकर के शिक्षण संस्थान तैयार होंगे और कैसे हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में अपनी पकड़ कर पाएंगे, अपनी पहुंच को बना पाएंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न इसमें उठाया है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें HECI में जो है 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज हमारी बनने वाली हैं। और इन 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज में स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए हमारी अलग बॉडी बनेगी, और फंडिंग के लिए हमारी अलग बॉडी बनेगी, एक्रेडिटेशन के लिए हमारी अलग बॉडी बनेगी, और रेगुलेशन के लिए हमारी अलग बॉडी बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो बॉडी होगी उसका दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। तो वो एक बहुत अच्छी बात उठ के आई है। लेकिन इसमें एक बड़ी थोड़ा सा कमी भी है। और मैं ये तो नहीं कहता कि उच्च शिक्षा के लिए जो, या माध्यमिक शिक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षा के लिए जो ये नई जो हमारी नीति आई है ये किसी भी तरीके से कम है। लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा, और इतने हमारे राज्य हैं, और इतने हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ की प्राइवेट लोगों के पास शिक्षा का ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों ने दे दी है। सरकारी संस्थानों के बजाय अगर आप प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में देखें तो उसमें तो थे ही थे, अब तो उच्च शिक्षा में भी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा। तो ये शिक्षा एक राज्य का विषय है, और हर राज्य का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है। तो हर राज्य चाहता है कि अपने शिक्षा आगे बढ़े। तो उन्होंने ये इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस को खोलने के लिए परमिशन दे दी। और अब इस समय प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं आपको बताऊं, इनमें क्या है कि इनमें पहले इंजीनियरिंग के कॉलेजेस बहुत ज्यादा थे, और अब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में इनका जोर है। तो जहां इनके वहां बच्चे ज्यादा आते हैं उसी सब्जेक्ट को ये खोलना चाहते हैं, तो दूसरा ये सब्जेक्ट खोलना नहीं चाहते। तो ये कोई विश्वविद्यालय की जो हमारी एक परिकल्पना है उससे ये मैच नहीं करते कहीं से कहीं तक। और ये शिक्षा कर रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा बेच रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। और कल को अगर हम इन्हें ऑटोनोमस बनाएंगे और विश्वविद्यालयों से संबद्धता इनकी नहीं रहेगी, तो फिर क्या स्थिति होगी, इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग। पर हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 3, 4, 5 इस तरह के जो कॉलेजेस हैं इनको कंबाइन कर दें। तो इनके अलग अलग मालिक हैं, ये कंबाइन कैसे हो पाएंगे, कैसे नहीं हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और एफिलिएशन की जहां तक बात है, हमने कहा एफिलिएशन नहीं देंगे, तो फिर अगर हम एफिलिएशन नहीं देंगे तो फिर इन्हीं लोगों को बनाना होगा हमें। तो इसमें बहुत कड़े कदम उठाने के और कड़े नियम इसमें बनाने पड़ेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा भी जो मुख्य हमारी धारा है उससे हम लोग इधर उधर न जाए। मैं कुछ और बात भी कहना चाहता हूं। एक तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को, जैसे कि अभी डोभाल साहब ने कहा भी, इसमें जोर दिया गया। और ये डिस्टेंस एजुकेशन और हमारी ये ई लर्निंग है, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मुख्य हमारी शिक्षा नीति है, या जो जिस तरह से हम शिक्षा देते हैं या शोध करते हैं, तो उसको हम लोग बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं कर सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग का अपना एक अलग महत्व है, और रिसर्च के लिए लैब में आना जरूरी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई थी। लेकिन एक बात इसमें नहीं है,
ये जो हमारी उच्च शिक्षा वाला जो हमारा ये नीति आई है, एक इसमें ओपन यूनिवर्सिटीज का जिक्र नहीं आया। और मैं सोचता हूँ कि ये ओपन यूनिवर्सिटी का जिक्र जरूर होना चाहिए था, और ओपन यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उसका मैं एक जवाब भी आपको देना चाहता हूँ। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में रह के नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स है, वो विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है और वो एमए करना चाहता है, वो बीए करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो भारत का नागरिक है, तो उसको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है उसे, तो उसको उसकी पढ़ाई कैसे हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जैसे आपने सुना होगा कि हमारी इग्नू है और 14 और ओपन यूनिवर्सिटीज इस समय देश में चल रही हैं, तो इसी तरह से इसमें इनको बंद करना, ये बंद ना हो, ये भी अपनी जगह बनाए रखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और पक्ष है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं और यहाँ ज्यादातर लोग मिलिट्री में रहते हैं, तो जो लोग मिलिट्री में हैं और मिलिट्री में चले गए, वो भी अपना आगे शिक्षित होना चाहते हैं। इंटरमीडिएट करके लड़का सिपाही भर्ती हो जाता है, अगर वो बीए नहीं करेगा, एमए नहीं करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, वो ऑफिसर कैसे बनेगा, और क्या उसने नहीं पढ़ना है आगे, उसका क्या हक नहीं है कि वो आगे पढ़े। तो ऐसे जो बातें हैं वो उनको ये ओपन यूनिवर्सिटीज फीड करती हैं। शिक्षा में नवाचार की बात भी अभी हुई थी, नवाचार की बात भी डोभाल साहब ने की, और इसमें जिक्र तो है नवाचार का, लेकिन वो जो विधाएं हैं वो कैसे होंगी, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पीच थेरेपी है, इस तरह की जो विधाएं इस समय चल रही हैं, या आगे जो और विधाएं आने वाली हैं, जैसा कि डॉक्टर पुरोहित जी ने कहा कि और विधाएं आएंगी, सती जी ने कहा कि जब तक हम पढ़ेंगे तब तक ये चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी और नई नई विधाएं आ जाएंगी। तो कैसे ये नवाचार, शिक्षा में जो नवाचार है, ये कैसे आए, कैसे हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें, ये भी प्रश्न यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसका जिक्र नहीं है। उच्च शिक्षा आयोग के बारे में एक बार जरूर कहना चाहता हूं। जैसे कि फंडिंग के लिए एक अलग एजेंसी बन गई है, बहुत अच्छी बात है, एक्रेडिटेशन के लिए अलग बन गई है, रेगुलेशन के लिए अलग बन गई है, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए अलग बन गई है। अब उच्च शिक्षा आयोग में थोड़ा सा शिक्षाविदों को रखा जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि इसमें जो लोग कल को आपको दिखाई देंगे, वो लोग स्वयं में शिक्षित नहीं होंगे, कोई बीए होगा, कोई एमए होगा, जबरदस्ती कहीं से किया हुआ, तो ऐसे लोगों को नहीं, बहुत हाई स्टैंडर्ड एकेडमिक्स के लोग इसमें आने चाहिए। जैसे ये जो सारा आपका ये जो बना है शिक्षा नीति, ये कस्तूरी रंगन साहब ने बनाई है और उनकी टीम ने बनाई है। तो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को उच्च शिक्षा आयोग में लाया जाए, चाहे वो केंद्र में बने और चाहे वो प्रदेशों में उच्च शिक्षा आयोग बने। इससे कम ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो हमारे अन्य लोग हैं जो पदों में ज्यादातर आसीन रहते हैं, उन लोगों को इससे दूर रखा जाए और सिर्फ और सिर्फ इसमें शिक्षकों को और शिक्षाविदों को रखा जाए। ये तभी आगे बढ़ पाएगा ये, क्योंकि जो इसेंस है, जो इत्र है, वो जरूर होना चाहिए। इसेंस नहीं है तो फिर फूल में कुछ नहीं है, खुशबू जरूरी है। तो ये खुशबू तभी मिलेगी जब शिक्षकों को ही इसमें रखा जाएगा। और एक बात अंत में और कहना चाहता हूं मैं कि ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात चल रही है इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। स्वायत्ता देनी चाहिए विश्वविद्यालयों को, स्वायत्ता देनी चाहिए शिक्षण संस्थाओं को, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। अगर आप प्रेशर में रखेंगे और हर जगह इंटरफेरेंस होगा तो ये शिक्षा आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। मेरा ये अपना विचार है और मैं चाहता हूं कि खुला रखा जाए, इसको खुला रखा जाए, बिल्कुल कोई दरवाजे बंद ना हो। जो चाहता है वो आए, पढ़े और समाज में जाए। और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, अभी डोभाल साहब कह रहे थे, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है
वो नौकरी पाना नहीं है, वो शिक्षा पा करके किसी पद पर बैठना नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो है एक अच्छा इंसान बनना। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये उच्च शिक्षा की जो हमारी नीति है ये कारगर हो, ये इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को विशेष तौर से जो टॉप वर्ल्ड की 100 रैंक में होंगी उनको इनवाइट करना, उनका यहाँ पर एकोमोडेट करना या उनके कैंपसेस डेवलप करने के विषय को लेकर के इसमें रखा गया है। तो इस दृष्टि को आप कैसे देखते हैं? यदि विश्व की इस प्रकार के संस्थान यहाँ आएंगे तो जो लाखों हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं और या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज का कैंपस की यहाँ हिंदुस्तान में उनके कैंपस खुलवाने के लिए दरवाजे खोलने की बात है, तो आप ही ने कहा कि ये देखा गया है कि अगर ये विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज का यहाँ कैंपस खोले जाए तो ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन का जरिया हो सकता है। तो इसका प्रायोरिटी इसमें रेवेन्यू जनरेशन है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। और एक बात और है कि ये उस वर्ग के लिए फैसिलिटेट करेगा जो वर्ग इतना समर्थ है कि वो विदेशों में भी पढ़ सकता है और उतना ही फीस, उसमें थोड़ा कम फीस में वो यहाँ कैंपस खुलेंगे तो यहाँ उनके कैंपसेस की, उनकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री हिंदुस्तान में बैठ के ले सकता है हिंदुस्तान के कैंपस में। लेकिन ये आम जनमानस के लिए शिक्षा की गुणवत्ता ऊपर उठाने के लिए इसमें संशय है। मुझे होना तो ये चाहिए कि इस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं उन यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन विश्व की स्तरीय यूनिवर्सिटीज के साथ हो और एक मोबिलाइजेशन इस तरह का हो कि जो वहां से सीख के ज्ञान के विनिमय के साथ स्तर बढ़े। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर देयर रिसर्चेज। विश्वविद्यालय उनमें किए गए शोध के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक जब याद रहता है विश्व में विश्वविद्यालयों का स्तर शोध बढ़ाता है, जैसे सर ने भी कहा और जैसे पुरोहित साहब ने भी कहा। अब एक बात मेरी समझ में नहीं कि हम आइलैंड बना देंगे कि एक हम जो डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यालय अलग होंगे, विश्वविद्यालय या संस्थान अलग होंगे और शोध के लिए अलग होंगे। तो शोध के संस्थान तो और भी हैं ही हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे समग्रता नहीं आती है। आप एक तरफ तो आप विषयों की दीवारों को तोड़कर विश्वविद्यालयों के स्तर को बहुविषयीय मल्टीडिसिप्लिनरी बना रहे हैं, उसके कैनवस को बड़ा कर रहे हैं। दूसरे आप रिसर्च और ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसके बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शोध के लिए केवल एमए होना जरूरी थोड़ी है, बच्चा शोध बीए फर्स्ट से भी शुरू कर सकता है। और यहाँ दून यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम्पल है कि एमएससी के स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर ही में बच्चे ने बहुत स्तरीय शोध पत्र लिखे हैं। बीए के बच्चों के शोध पत्र मैंने देखे हैं। तो विश्वविद्यालयों से शोध अलग करना माने विश्वविद्यालयों की आत्मा पर कुठाराघात करना। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि कस्तूरी रंगन साहब ने विश्वविद्यालयों में उनका अनुभव प्रशासक के तौर पर नहीं है, वो शोध संस्थानों के थे। तो उन्होंने इसको देखा कि स्तरीय शोध मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा संस्थानों में होगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। ये सेप्टम हो जाएंगे, ये टुकड़े हो जाएंगे, ये उसका आप उसको ब्रैकेट बना देंगे, अलग अलग ब्रैकेट बना देंगे, जो फिर अंततः मूल शिक्षा का, सर्व ज्ञान का भला नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बहुत अच्छी बात है, सर ने भी कही कि ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी है। ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी हो, पर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की बात ना हो, एकेडमिक ऑटोनॉमी हो। एकेडमिक मामलों में शोध कैसे हो रहे हैं इस पे सरकारों का नियंत्रण न हो। शोध ज्ञान तो गौमुख से निकला गंगा जल है, उसमें कुछ भी मिल सकता है, उसमें कड़वा भी मिल सकता है, जो पीने में कड़वा हो उसमें चीनी मिलाओगे तो मीठा भी मिल सकता है। तो ज्ञान को उन्मुक्त बहने दिया जाए। हाँ, उसको फीड करने के लिए ज्ञान उन्मुक्त बहता रहे, उसके लिए सरकारों की तरफ से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए और विश्व में ज्ञान विनिमय के लिए और दरवाजे यूनिवर्सिटीज को खोला जाए। दूरवर्ती स्कूलों को, कॉलेजों से लेकर जो डिग्री कॉलेजेज हैं, संस्थान हैं, जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनमें अध्ययनरत या अध्यापनरत जो भी वहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, उनको विश्व के
तमाम विश्वविद्यालयों से उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, ये मेरा कहना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइमरी एजुकेशन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये 6 से और 14 साल के बीच अनिवार्य कर दिया गया है, राइट टू एजुकेशन की जगह अब आपने कर दिया है 3 साल से 18 साल के बीच का। लेकिन ये भी कर दिया गया है कि बोझ कम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के कारण ही माध्यमिक अपनी पूर्व उर्वरा के साथ नहीं आ पा रहा है। और क्या कारण है कि उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हैं सबसे अच्छे तो सरकारी है। आईआईटीज के कंपटीशन में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आईआईएम के कंपटीशन में कोई मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं है, एम्स के कंपटीशन में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम प्राइमरी में जाते हैं तो हमारे सरकारी सिस्टम फेल है और वहां सबसे एक से एक गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों की है, यहां उल्टी गंगा है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में झोल है। हमको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक प्राइमरी लेवल पे अगर पुख्ता कर दिया जाए, भाषाओं का एक या दो भाषाओं का और गणित के बेस, गणित का जो प्राइमरी है, फंडामेंटल्स है, भाई इनकी बुनियाद पर हम जो आज खड़े हैं, हमारा उस समय ऐसा ही था कि भाषा को पुख्ता कर रहा और प्राइमरी मैथमेटिक्स को, फंडामेंटल मैथमेटिक्स को पूरा कर, बाकी की इमारत खड़ी हो जाएगी। तो प्राइमरी में समुचित ध्यान देने की जरूरत है, इतना जोर इसमें नहीं दिया गया है। नेतृत्व कैसे समाज को आकांक्षी बनाए, अपने विद्यार्थियों को, उस संस्थान को कैसे ऊंचाई तक ले जाए, ये जब तक नेतृत्व ही कर पाएगा। और नेतृत्व के अंदर जब तक वो गुण नहीं होंगे तो संस्थाएं आगे नहीं जा सकती हैं। मैं चाहूं कि मैं विश्वविद्यालय को आगे ले जा पाऊं, मेरे अंदर वो नेतृत्व की क्षमता विकसित होनी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के। टीचर्स का तो हम कराते हैं, लेकिन फिर भी उस रूप में नहीं ऑर्गेनाइज तरीके से। प्रोफेसर डोभाल साहब का चूंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर है। देखिए, नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, कई सेक्शंस हैं एजुकेशन। वाइस चांसलर्स की आपने बात की और आपने खबर सुनाई बहुत ही दुखद कि उड़ीसा में शायद कोई रिटन एग्जाम लिया गया वाइस चांसलर्स को। केवल रिटन एग्जाम नहीं लिया गया, उस रिटन एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे अजीब से सवाल थे कि अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे। एक सवाल ये भी था उसमें से कि पहली बात क्या मांगे। वाइस चांसलर सती साहब स्वायत्तता की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स वो ट्रेनिंग वाला पार्ट तो है, लेकिन जब तक आपने जिस व्यक्ति को वाइस चांसलर या हेड नियुक्त किया है, जब तक आप उसको उस तरह की इज्जत नहीं देंगे, उस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे, उस तरह की स्वायत्तता नहीं देंगे, तब तक हायर एजुकेशन को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि वाइस चांसलर केवल 10 साल का एक्सपीरियंस के अलावा शायद हमें थोड़ा सा री इमेजिनेशन की जरूरत है, दोबारा से कल्पना करने की जरूरत है कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट हम जोड़ें, कोई ट्रेनिंग या किसी तरह का एक होना चाहिए, क्योंकि सबकी होती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव खास करके पोजीशंस में जा रहे हैं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन होने से आप नेसेसरली बहुत अच्छे वाइस चांसलर नहीं हो सकते हैं, या किसी कमीशन के चेयरमैन आप बहुत अच्छे हो जाए, संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा। विचार की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है कि हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हेड करने के लिए जो चयन की प्रक्रिया है, जो हमारे मानक हैं, उनको कैसे बदलें और उनको नए जमाने के हिसाब से, और जो दुनिया जिस तरह से नई दिशा में बढ़ रही है, उससे कदम से कदम मिलाने के लिए हम क्या करें, उसमें एक अलग विषय है, उसमें होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से, सती साहब ने राइट एजुकेशन की बात की और स्वायत्तता की बात करते कर्नाटक साहब। मैं कहना चाहूँगा, फिर से मैं नई शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ कि 3.1% था एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट 2012-13 में, जो कि कम होकर 2.4 रह गया 2016 में, इसी सरकार में। 6% की बात हो रही है, और 6% की बात पुरोहित साहब ये हो रही है 1960 से। कोठारी कमीशन आए थे तब से चल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सारे मिलके शिक्षा का बजट 6% पर लाए, तब से लगातार चल रहा है। इस सरकार ने बोला 6% पे लाएंगे। लेकिन जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात हो रही है, सती साहब बार बार उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात हो रही है, कर्नाटक साहब ने स्वायत्तता की बात की। कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को स्वायत्तता देने का मतलब कहीं उनको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करने वाली अगर बात हो जाएगी, दैट इज स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। हम स्वायत्तता को सीधे निजीकरण से जोड़ रहे हैं। स्वायत्तता, एकेडमिक स्वायत्तता की बात हो रही है, तो ये जो 6% आएगा कहां से? ये जो हायर HECI की जो बात हो रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको लोन दिलाने में मदद करेगा या सरकार 6% आपको बजट देगी?
6% बजट होना चाहिए, लेकिन बजट का रोड मैप, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा उसका रोड मैप पे मुझे लगता है इसमें बहुत क्लियर नहीं है। हमको 60 से ज़्यादा साल लग गए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाने में, और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो नया फ्रेमवर्क है एजुकेशन पॉलिसी में, इसने उसको थोड़ा सुपरसीड किया है। तो उसमें भी थोड़ा समन्वय की जरूरत थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्राइमरी एजुकेशन इज ए लीगल राइट, आपका कानूनी अधिकार है। नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन से कानूनी अधिकार नहीं है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है कि आप हर बच्चे का आप एडमिशन कराएं या हर बच्चे को आप अधिकार हो एजुकेशन का, जो उसमें था राइट एजुकेशन एक्ट में था। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि अभी अभी एक्ट आया था, ये शायद थोड़ा सुपरसीड कर दे। मुझे लगता है प्राइमरी एजुकेशन में जो ग्रॉस एजुकेशन एनरोलमेंट की जो बात हो रही है 100% की, वो बहुत बहुत वेलकम है, वो सराहनीय है। लेकिन ये किस स्तर पर होगा, किस लेवल पर होगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी 18 ईयर्स तक कैसी रहेगी, उसमें प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग का क्या रहेगा, इस सब पे जोर देने की जरूरत है। संक्षिप्त में कहूं तो नई शिक्षा नीति का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर उसमें आए और हम नए दरवाजे शिक्षा के निजीकरण के लिए खोलें। विस्तार से चर्चा की आपने। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगा सभी अपने पैनलिस्ट से। प्रोफेसर कर्नाटक साहब, आपका क्या व्यूज है? ये बाकी तो बातें यहाँ पर हुई हैं। कुल मिलाकर जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, ये एक क्रांतिकारी नीति है। इससे बहुत परिवर्तन होगा। और यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि कृषि है, औद्यानिकी है, वानिकी है, इसकी शिक्षा यानी कि कृषि शिक्षा पे जोर हमको देना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान भी जो दिक्कत आई है, उसमें कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने एक हमारी इकोनॉमी को सहारा दिया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि शिक्षा पर भी जोर हमको देना होगा। हम लोग उन चीजों के पीछे न भागें जहां हमें ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा फायदा होना है या नुकसान होना है। हम लोग वो देख लें, अपने एक्सपीरियंस से फायदा लें जो हमारा अभी अनुभव हुआ है। और जो आपने कहा कि कंक्लूड करने की बात, तो मेरे समझ में तो ये है कि इससे अच्छी शिक्षा नीति नहीं बन सकती। क्योंकि हर कोई भी चीज अगर बनती है तो उसमें कोई न कोई थोड़ी चीजें रह जाती हैं, और इसीलिए ये फ्लोट की गई है ताकि हम लोग जितने भी शिक्षाविद हैं ये अपना अपना इसमें विचार दें, और जो इसमें कमियां हैं उसको हम पूरा करें। इसमें कोई बुरा लगने की या अच्छा मानने की बात नहीं है कि ये एक विचार है, और इसमें कोई जो भी अपने विचार रखे, जो अच्छे विचार होंगे उसको इसमें समाहित करना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को, और मुझे पूर्ण आशा है कि वो समाहित करेंगे इसमें। और बाकी समय लगना है इसमें, लेकिन तैयारी हमको करनी है, तैयारी हम ही लोगों को करनी है, और जल्दी से जल्दी करनी है इसमें। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका कि जीवन के हर क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है, उसमें उसकी पॉलिसीज में वो कैसी चल रही है उस पर तो रिव्यू समय समय पर होने चाहिए। ये ओवरड्यू था, 34 साल बाद हुआ, बहुत वेलकम है। इसमें कई फ्लॉज रह गए हैं, कई प्रैक्टिस के बाद सामने आएंगे। अभी हमारे पास प्रैक्टिस जैसे ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद आएंगे। खुले मन से सरकारों को शिक्षा जैसे क्षेत्र में बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, आइस ब्रेकिंग हर समय होती रहनी चाहिए इसमें, और इसमें सुधार की गुंजाइश, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। यही मेरा कहना है। बहुत समय से ड्यू था, बहुत सराहनीय कदम रहा है सरकार का, क्रांतिकारी कदम है नई शिक्षा नीति। बहुत मामलों में इवॉल्व होती रहेगी, कोई फाइनल डॉक्यूमेंट उस तरह का नहीं है। हमारे वाइस चांसलर सर ने बताया कि बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें बदलाव आते रहेंगे, डिस्कशंस होते रहेंगे, आगे चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि जिस तरह से स्वास्थ्य में कोई भी सरकार, स्टेट कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, सिमिलरली सरकारें शिक्षा से विड्रॉ नहीं कर सकती। सरकारें शिक्षा में सरकार को पूरा योगदान, इन्वेस्टमेंट देना होगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास उस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज, उस देश के मानव संसाधन के विकास और उस पर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है। धन्यवाद। मानव संसाधन पर निर्भर है। प्रोफेसर कर्नाटक साहब ने कहा कि कृषि और औद्यानिकी का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पैंडेमिक के दौर में हमने देखा, और बदलावों के लिए हमें हमेशा समय के साथ साथ तैयार रहना चाहिए। सूचना तकनीकी का जमाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे देश में आदि अनादिकाल से शिक्षा की महत्ता हमारे शास्त्रों में दर्शाई गई है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि तत्कर्म यत्म बंधाय सा विद्या विमुक्ते, यानी कि विद्या मुक्ति का द्वार खोलती है। एजुकेशन लिबरेट्स, ये उसमें पहले से लिखा हुआ है
तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है। यदि शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती, चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती, तो वो शिक्षा सिर्फ स्किल पे जोर देगी। और स्किल इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से रखा गया है। मातृभाषा के संरक्षण की बात की गई है, संस्कृति के संरक्षण की बात की गई है, और शोध को विशेष रूप से प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए, इसके संवर्धन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अलग से इसमें प्रावधान किया गया, जो हमारे पैनलिस्ट की चिंता थी कि बजट कहां से आएगा। और जो रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूशंस होंगे, मुझे लगता है कि वहां पर इस खास तौर से संसाधन जुटाए जाएंगे। टीचिंग के लिए अलग से संसाधन होंगे। और जो ऑटोनोमस, जो बात हो रही है कि डिग्री अवार्डिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, जब कॉलेज का एफिलिएशन बंद होगा तो ब्यूरोक्रेसी मुझे लगता है कम होगी। जब ब्यूरोक्रेसी कम होगी तो ऑटोनॉमी अधिक होगी, और आने वाले दिनों में इसके परिणाम हम देखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो हमें विश्व लेवल पे ले जाती है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि विज्ञान का विद्यार्थी इतिहास भी सीख सकता है, पढ़ने का उसको मौके मिलेंगे। अभी तक तो दरवाजे बंद होते थे। 9th क्लास के बाद, 10th के बाद यदि उसने साइंस ले ली तो वो ह्यूमैनिटी से बाहर हो गया, ह्यूमैनिटीज के अंदर नहीं जा पाया। यदि उसने ह्यूमैनिटीज ले ली तो वो इंजीनियरिंग से बाहर हो गया। आज ऐसा नहीं है। इसके द्वारा हम एक इंटरनेशनल फोरम पर हम अपने मानव संसाधन को, अपने युवाओं को हम वो मौका दे पाएंगे। सभी पैनलिस्ट का आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।